पहाड़ दूरदर्शन न्यूज़ चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। लगातार इस चौमास ने उत्तराखंड में कितना कुछ कर दिया है, उसमें उत्तरकाशी जिला जो है टॉप पर है। तमाम तरीके के आपदाएं उत्तराखंड में इस समय आई हैं और इसी क्रम में आज यमुनोत्री में भी किस प्रकार से स्याना चट्टी में हुआ है, आपने देखा ही होगा। सिलाई बैंड के पास भी और पूरा यमुनोत्री जो है इस समय आपदा से क्षतिग्रस्त है। लेकिन उसके बाद भी आज यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल आजकल गरमाया हुआ है और इसी क्रम में आरोपी पक्ष के पास भी हम गए थे और तमाम जो लोग हैं उनके पास हम गए हैं, तमाम प्रतिनिधियों के पास हम गए हैं और सभी से हमने बातचीत करने की कोशिश करी है कि क्या कारण है इस राजनीतिक मंच का गरमाए होने का। तो आज हम विधायक जी के पास पहुंचे हैं, उन पे तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं और उन्होंने भी सरकार पर कुछ आरोप लगाए हैं। तो इससे संबंधित हम विधायक जी से आज बातचीत करेंगे। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पहले तो बोलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है और पहाड़ दूरदर्शन का कि आप हमारे क्षेत्र की समस्याओं को गाहे बगाए, चाहे छोटी हो बड़ी हो, आप उठाती है इसके लिए। और ख़ासकर आप क्योंकि पहाड़ों में अभी तक बहुत कम हमारी बहनें इस जागरूकता के उसमें हैं, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप हमारे इस क्षेत्र के लिए, आप भी इसके विकास के लिए बिल्कुल हमेशा तत्पर खड़ी हैं। जी सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी सर कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में आपदाएं आई हैं, आपके क्षेत्र, आपके विधानसभा क्षेत्र में भी आई है यमुनोत्री में, तो क्या कुछ कदम आपने अभी आपदा राहत के लिए उठाए हैं इस समय? देखिए, जैसी चाहे 23 पहले 9 कैंची में हुआ था, जिसमें 4 लोग हताहत हुए थे, कुछ मिले भी नहीं थे। अभी उस पर वही कन्फ्यूज़न ही बना हुआ है कि क्योंकि डीएनए टेस्ट वगैरह के कुछ दिन पहले तक तो कोई रिपोर्ट आई नहीं थी। और फिर उसके बाद 28 तारीख को सिलाई बैंड में, जहाँ की 9 लोग का है, 7 लोग लापता हैं, 2 की डेड बॉडियाँ मिली थी। तो इस बारी ये कहें कि माँ यमुना का रौद्र रूप सबसे पहले, और या इस बारी की आपदा का सबसे पहले अगर किसी ने झेला है तो यमुनोत्री विधानसभा से शुरू हुआ है। आज भी यमुनोत्री में चाहे एक नहर है कल्याणी के ऊपर, आपने देखा होगा कि पूरा गांव बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है, क्योंकि 10 मीटर तक लगभग 300-400 मीटर कट के वहाँ भी प्रशासन ने अभी तक कुछ नहीं किया। जो चीज़ें मैं अभी तक गिनाई, इनमें भी कहीं नहीं किया। बमणती है, कोटदार है, ब्रह्मखाल वाला पूरा 300 मीटर का एरिया लगभग पूरा खिसक रहा है, जो एनएच से लगा हुआ है। तो इन सभी में सरकार के द्वारा कोई अभी तक बहुत सकारात्मक वो कदम नहीं उठाया गया है। और ऊपर से ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, चाहे स्याना चट्टी में आपने देखा होगा कितनी बड़ा वो पूरे प्रदेश क्या देश लेवल पे वहाँ की चर्चाएं हुई थी, जब पूरे स्याना चट्टी झील में तब्दील हो गया था। उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो किसी को भी अपनी व्यथा सुनाने के लिए यहाँ से किसी भी व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री के पास नहीं बुलाया गया था। तो ये यमुनोत्री की उपेक्षा या यमुनोत्री की अनदेखी, या ये बोलिए कि यमुनोत्री को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा रहा, तो क्या है। दूसरा, जहाँ तक वैसे तो इतने सारे मामले हैं कि जिनका कुछ कहना ही नहीं है। आपको याद होगा लगभग पिछले जुलाई में यमुनोत्री में जो यमुनोत्री मंदिर है, उसके अस्तित्व पे ही खतरा हो गया था और तब से लेके आज तक भी मेरे ख्याल से 15-16 महीने होने वाले हैं और आज तक भी वहाँ पे कोई कार्य प्रारंभ सुरक्षात्मक नहीं किया गया है। तो ये यमुनोत्री के साथ सौतेला व्यवहार नहीं है तो क्या है, जब जो हमारे क्षेत्र का नहीं, हमारे प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, पूरे विश्व का आस्था का प्रतीक अगर कोई है, जो जहाँ से 4 धाम यात्रा शुरू होती है, वहाँ जब उसकी इतनी उपेक्षा है तो और चीज़ों का क्या हाल होगा, ये बताना ये आपको खुद ही और हमारे लोगों को खुद ही समझ जाना चाहिए कि कितना बुरा और कितने बुरी तरीके से हमारे क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है।
विधायक जी, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, तमाम तरह की आपदाएं आई हैं, तो आपने प्रशासन को कोई सूचना दी हो, प्रशासन से कोई मांग करी हो क्षेत्र के लिए, हो क्या कुछ है? आप अगर वो देखते हो तो समय समय पर मैं मेरे ख्याल से अभी जब से ये आपदाएं आई हैं, जैसे आई थी उसके 3 या 4 दिन के बाद, पहले 3-4 दिन यहाँ हम व्यवस्थित करने पे लगे रहे। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यहीं से समय लेके मैंने उन्हें हर एक चीज़ से अवगत कराया। चाहे इस साल के तो क्यों नहीं, जैसे पहले भी मैं समय समय पर, जब भी ऐसा नहीं है, मैं अगर मुझे थोड़ा सा भी हो तो, क्योंकि हम एक निर्दलीय के तौर पे हमें यहाँ के जनमानस ने बनाया है और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत सारी आशाएं भी थी, क्योंकि तब भी ये हमारे इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और मैं इनके संपर्क में जब मैं चुनाव जीता भी नहीं था, जब इस क्षेत्र में मुझे केवल आशीर्वाद दिया था पर वो ईवीएम में बंद था, तब से ही और मुझे जितनी आशाएं और आश्वासन, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बहुत चीज़ें कही कि भाई तुम्हारे क्षेत्र का विकास करने की जिम्मेदारी मेरी है, और ये आप देख रहे हैं कि कैसी उपेक्षा इस यमुनोत्री विधानसभा की हो रही है। अगर कहीं पे कोई भी कार्य हो रहे हैं तो बताइए। चाहे ये आप यही देख लीजिए, 2.5 महीने से ये यमुनोत्री की यात्रा ही बंद थी। भाई जिस तत्परता से यहाँ पे कार्य होने चाहिए थे रोडों के, आज तक हो नहीं रहे हैं। सारी तमाम रोडें हमारी बंद हैं। तमाम यहाँ में कई टाइम से चाहे हॉस्पिटलों में है, बड़कोट, चिन्यालीस रोड में बहुत समय से मांग करता आया हूँ कि हमें कुछ तो स्पेशलिस्ट दे दो, पर आज तक भी कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमें नहीं दिया गया है, चाहे अल्ट्रासाउंड। जो सर जनता है, जनता का आरोप आप पर है कि आपने अपनी विधानसभा के लिए ज़्यादा कुछ खास विकास कार्य नहीं किए, लेकिन आपका जो आरोप है वो सरकार पर है कि सरकार आगे से स्वीकृति नहीं दे रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ ये मामला है, क्या आप पर बात टिकी हुई है या फिर सरकार पे आगे से है? देखिए, मैं अपने आप पे फुल फ्लैश बॉडी तो हूँ नहीं है। मुझे जो भी अगर यहाँ पे चाहिए होगा उसके लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी या मंत्रियों को, वैसे तो अभी केवल जो भी उत्तराखंड में चल रहा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं है, चाहे कोई किसी भी विभाग की वो हो, मांग हो। तो अगर वो देखा जाए तो मुझे ये नहीं लगता कि जितना ज़्यादा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी मांगों के लिए मिला हूँ उतना कोई अन्य विधायक मिला हो। उसके बावजूद भी हमारी अनदेखी की गई है और हमारे साथ सतल व्यवहार किया गया है, और जो मांगे हमारी मानी भी गई हैं उन पे कार्रवाई मतलब वो कछुए को भी मात देती हैं। चाहे मैं बता रहा हूँ, एक राजीव नवोदय विद्यालय है बंचौरा दीवारी खोल में, वो 1.5 साल पहले से अभी तक केवल 4 दीवारी पे ही है, जबकि उसके साथ का रुद्रप्रयाग का राजीव नवोदय लगभग तैयार है। मैं समय समय पर माननीय चाहे हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके पास भी गया हूँ। उन्होंने मैं इरिगेशन के जो अधिकारी हैं उनको भी बोला है, फिर भी कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है। चाहे आप यहाँ रोपवे आप देख रहे होंगे यमुनोत्री का, वहाँ भी लगभग 2 साल पहले कार्य शुरू हो चुका है, वो भी अभी समतलीकरण से आगे नहीं बढ़ा है। तो मतलब जो ये है, चाहे हमारा मास्टर प्लान है यमुनोत्री का या बहुत सारे कार्य हैं जो हुए भी हैं, वो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर जिनका तमाम तरीके के आरोप आप सरकार पर इस समय लगा रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी हैं वो एक हैशटैग, एक आपके जो स्टेटमेंट है उसको लेकर के आपको इस समय टारगेट कर रहे हैं कि आपने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री जी से 5 मांगता हूँ, वो 25 देते हैं। तो इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। अगर मैं उस दिन का ही वाक़या बताऊँ आपको, तो उससे पहले अगर उन्हें पूछेगा कि मेरे लिए वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं थी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बोला, मैंने कहा देखिए भाई साहब, अगर ऐसे में, मैंने कहा उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मेरे साथ आश्वासन, जो मेरे को
आश्वासन मिले थे, मुझे पूरी आशा थी कि वो मेरा अभी नहीं तो आगे काम करेंगे। देखिए, अगर आज मैं आरोप लगा सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने भाई मेरे देहरादून में वो ले रहे थे, तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया था कि देखिए, जैसे आप हैं, आज आप अगर छोटे चैनल से जुड़ रहे हैं तो कल आप भी चाहते हैं कि मैं बड़े चैनल से जुड़ूं, तो मैं चाहे आप समस्याएं हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, तो मुझे भी आशा थी कि मैं कल के दिन अगर मैं बीजेपी जैसे मुझे आश्वासन दे रही है, तो ये तो मेरे सरकार का, मेरे क्षेत्र का, मेरी विधानसभा का, अगर चाहे तो ये 6 महीने में ही कायाकल्प कर दे, क्योंकि भाई सरकार तो कुछ भी कर सकती है। तो जब तक मेरे अंदर वो सहने की हिम्मत थी, या जब तक मेरे अंदर एक आप समझ लें कि गुस्से पीने का जब तक ये रहा है, मैं उसके बाद भी सब कुछ सह रहा था। यहाँ जब इन लोगों की बदतमीजी, काम तो छोड़िए, ये हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल उत्पीड़न करने लग गए, तो ये चीज़ें मेरे बस से बाहर और हमारी यमुनोत्रा के जनमानस के बाहर थी। तो आज की डेट में अब हम ये नहीं कर सकते कि हम ये आशा करते रहें कि अभी भी समय दें, क्योंकि ठीक है, जब तक हमारे ऊपर कोई वार कर रहा था हम सहेंगे, क्योंकि भाई हम एक राजनीतिक परिवार से हैं और ये कोई वैसी बात नहीं है। पर अगर कोई हमारे कार्यकर्ताओं को छेड़ेगा तो हम उस व्यक्ति को तो कभी नहीं छोड़ेंगे, और ना हम उस सरकार के साथ कभी रहेंगे, उस सरकार के खिलाफ, क्योंकि हम, ये यमुनोत्री का जनमानस है, ये तिलाड़ी के शहीदों की धरती है। जब यहाँ राजशाही की नहीं चली तो ये लोकतांत्रिक सरकार की कौन सुनेगा और कौन इनकी दमनात्मक कार्रवाई सहेगा। हम इसके, यही इसका परिणाम है कि जो यमुनोत्री की उपेक्षा की गई है उसके खिलाफ 22 को एक बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ से देहरादून जाएगा, और मुख्यमंत्री को चेताएगा कि अभी भी सुधर जाओ। अगर आप में थोड़ा भी वो है कि हमने कहाँ पे आपके लिए कमी करी थी, अगर सुधरे, नहीं तो ये हमारा अब ऐलान है, हम जब तक हैं हम लड़ते रहेंगे अपने अधिकारों के लिए, अपने क्षेत्र के अधिकारों के लिए। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगी कि यमुनोत्री विधानसभा की अपेक्षा क्या सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि उनके जो विधायक हैं यमुनोत्री विधानसभा के वो निर्दलीय हैं? क्या इस आधार पर सरकार यमुनोत्री क्षेत्र की अपेक्षा कर रहा है विकास के लिए? जो यमुनोत्री की उपेक्षा की जा रही है वो क्योंकि यमुनोत्री के जनमानस ने केवल विधायक ही निर्दलीय नहीं दिया है, यहाँ इन्होंने चेयरमैन भी निर्दलीय बनाए हैं। 2 नगर पालिका हैं, दोनों में निर्दलीय चेयरमैन हैं। अभी नौगांव में ब्लॉक प्रमुख निर्दलीय हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की खींच है, ये उनका गुस्सा है कि यहाँ के लोग इनको दरकिनार करके एक निर्दलीय पे विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, और उन्हें ये लग रहा है कि अगर हम इनका उत्पीड़न करेंगे, यहाँ पे विकास कार्य नहीं होने देंगे, तो क्या पता हम लोग, क्योंकि कुछ लोग हमारे क्षेत्र के जो कि अपने आप को बड़े बड़े नेता बने फिरते हैं, देहरादून में बैठे हैं, वही इस यमुनोत्री विधानसभा का पूरा विकास रोक के बैठे हैं। उनका कार्य यही है, क्योंकि वो भाजपा में अच्छी खासी पोस्टों पे हैं, तो उनका केवल वहाँ पे मुख्यमंत्री जी का कान भरने के अलावा कोई कार्य नहीं है। और वैसे भी दिक्कत तो है ही है भाजपा को, क्योंकि हमारे अलावा यहाँ पे कुछ लोग अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, कुछ पहले ही चले गए हैं, तो ये बात भी भाजपा को थोड़ा अखर रही है कि हम लोगों ने ही सरेंडर नहीं किया है। बाकी चाहे कोई अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए गया है या कुछ और चीज़ों के लिए, वो सब भाजपा की शरण में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये खींच मिटाने के लिए वो हमारे विकास कार्यों को और हमारी इस यमुनोत्री विधानसभा की उपेक्षा कर रही है। आप पर लगातार तंज कसती है कि यमुनोत्री विधायक खनन माफियाओं के दबाव में काम करते हैं, उस पर कितनी सत्यता है और क्या प्रतिक्रिया आपकी है? पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और जो मुझ पे आरोप लगाते हैं ये चौहान जी, जो मीडिया के तीसरी बार के प्रभारी बने हैं उत्तराखंड के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि क्योंकि जो
हमारे बोलिए मेरे भाई का जो काम है खनन का, हम मेरे ख्याल से कभी मुकरे नहीं है कि, क्योंकि विधायक मैं आज हूँ और वो काम हमारा लगभग 15 साल पुराना है, ठीक है। और हमारे यहाँ तो रेत बजरी रोड़ी निकलती है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, चौहान जी का, कि उन्होंने रवाड़ा है एक जगह यहाँ पे नगाड़ गाँव में, जहाँ के चौहान जी रहने वाले हैं, वहाँ पे इतना बढ़िया क्रेशर का प्लांट लगाया है कि वो क्रेशर से वहाँ आटा चावल दाल गेहूँ चीनी ये सब निकलता है, और वहाँ से वो चौहान जी वो बांटते हैं उनका क्रेशर। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अब अनुरोध भी करना चाहूँगा कि हमें भी ऐसा ही दे दीजिए जो आपने अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बड़े नेताओं को दे रखे हैं, क्रेशर प्लांट जहाँ से ऐसी चीज़ें निकलती हैं। हम तो जैसे अगर उनसे बड़ा कोई खनन माफिया है, वो देहरादून से लेके यहाँ उत्तरकाशी तक खनन का काम करते हैं, हम उनकी तरह नहीं है कि अगर हम करते हैं तो हम इस बात के लिए कोई भी रवाई के अंदर ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जिस पे हमारे द्वारा जो भी वहाँ पे रोड़ी बजरी वगैरह लगती हैं, अगर मेरे भाई के द्वारा वहाँ निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराया जाता होगा। और वहाँ का आप पता कर लीजिएगा, वहाँ खेल मैदान क्या हाल करा हुआ है, पुल टूटने की कगार पे है वहाँ पे ये खनन के चक्कर में। पर अब क्या करें, बस ये है कि अब हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखते हैं कि वहाँ के लिए कितने की एफडी मांगती है बीजेपी, जहाँ से ये वाला क्रेशर प्लांट लगता है, जहाँ रोड़ी बजरी निकल के तेल और ये रोज़मर्रा की चीज़ें जहाँ से बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो खनन है ही, कर ही नहीं रहे हैं, खनन केवल हम लोग कर रहे हैं। तो बस अब यही अनुरोध है मेरा भाजपा सरकार से कि वो लोग ऐसी मशीन हमें भी उपलब्ध करा दें। इस समय आप लगातार रणनीतियाँ बना रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास को का घेराव करने के लिए तमाम तरीके की आपकी क्या क्या मांगे आपकी है उनसे, और क्या कुछ इसका मुख्य कारण तो यही होगा कि जो आपकी यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र की अपेक्षा की जा रही है? देखिए, ये यमुनोत्री की अपेक्षा के साथ साथ चार धाम की भी जो अपेक्षा हुई है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब हरिद्वार से यात्री चलता है, और जगह की मैं नहीं जानता, पर यमुनोत्री तक लगभग 10 से 15 जगह यात्रियों को रोका जाता है चेकिंग के नाम पे, और उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। और कहीं 5 घंटे खड़ा करा जाता है, कहीं 10 घंटे, और उससे यात्री क्या संदेश लेके जाएगा चार धाम का। तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है ये चार धाम की यात्रा को बाधित करने का। ये भी एक मेरी मांग है कि यमुनोत्री की उपेक्षा और चार धाम यात्रा की उपेक्षा। दूसरा मेरा आपदा में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जहाँ जब इन्होंने यमुनोत्री मंदिर में जब पिछले साल आपदा की चपेट में आया था, उसके बावजूद भी आज भी 15 महीने में वहाँ कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है, आपदा की विफलता। तीसरा कानून व्यवस्था, आप देख ही रहे हैं, पहले की तो छोड़िए, चाहे बंशीधर भगत जी हैं या यशपाल आर्य जी का मामला हो, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, आप कल खजानदास जी भी सीनियर वो हैं बीजेपी के विधायक, हर व्यक्ति के साथ कानून व्यवस्था चाहे वो किसी भी पार्टी का है, जब विधायकों के साथ ऐसा रवैया है कानून लॉ एंड ऑर्डर का, तो आम आदमी के साथ कैसा होगा। तीसरा मुद्दा ये है। चौथा मुद्दा हमारा ये है कि बेलगाम नौकरशाही और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में जो वो आप देख ही रहे हैं कि उत्तरकाशी पूरे देश में पंचायतों में सिरमौर बना हुआ है, और जिस व्यक्ति ने ये भ्रष्टाचार किया है वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी की शरण में वॉशिंग मशीन में धुल के उनके पास बैठा हुआ है और समय समय पर बैठा रहता है। और ऐसे में जब पूरा जिला पूरा भाजपा संगठन उस व्यक्ति का विरोध कर रहा था, चाहे यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं, या कोई भी लोग जो यहाँ के जिलाध्यक्ष वगैरह हैं, राज्य मंत्री हैं, दोनों विधायक हैं,
अब उसके बावजूद भी अगर उसे शामिल किया गया है तो दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और इसमें शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार हुआ है उन तक उसका चढ़ावा पहुंचा है। इसलिए नहीं तो क्या मतलब था। सारी दुनिया कह रही है कि वो व्यक्ति इसलिए शामिल हुआ है भाजपा में पूरे 5 साल के बाद, जब उसका कार्यकाल ख़त्म हो गया है, कि उसे केवल अपने को बचना था और नहीं तो उस पर देर सवेर कार्रवाई होनी थी। तो ये एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण है। बेलगाम नौकरशाही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कल भाई यहाँ लगभग 2 सालों से हमें चाहे जिला स्तर पे जो भी हमारे प्रस्ताव जाते हैं, चाहे जिला योजना के खनन न्यास के लिए, आपदा के लिए, हमें उनमें कहीं पे भी हमारे प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया है। तो ये एक उदाहरण है। ऐसे तो हर जगह उनको आम लोगों का उत्पीड़न करना, जब वो एक विधायक के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो आम लोगों का कितना यहाँ की नौकरशाही उत्पीड़न कर रही होगी, इसके उदाहरण आप लोगों को दिख ही रहे हैं। कि जब मंत्रियों के फ़ोन नहीं उठ रहे हैं, जिनके क्षेत्र में इतनी बड़ी आपदाएं आई हैं, तो हम लोग क्या आशा कर सकते हैं, वो भी एक निर्दलीय विधायक। तो ये हमें तो लग रहा था कि ये समस्या उत्तरकाशी की है, पर मैं देख रहा हूँ कि पूरा प्रदेश ही इन समस्याओं से ग्रस्त है। अभी इस तमाम तरीके के जो मामलों में है, अतुल रावत जी जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी तमाम तरीके के आरोप आप पर लगाए हैं। क्या कुछ उनको आप कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर कई लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है वो अपना मानसिक संतुलन क्यों खो रहे हैं। और जो व्यक्ति मानसिक संतुलन खो चुका है उसकी बातों को मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस ले रहा होगा। और वो मानसिक संतुलन मुझे लग रहा है जो यहाँ पे आके लोग बता रहे हैं इसलिए खोए हैं क्योंकि वो अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि उनका तो धंधा ही राजनीति से चल रहा है और वो वहीं से उनकी रोजी रोटी चल रही है। क्योंकि यहाँ के स्थानीय स्तर पर आप पता कर लीजिएगा कि आप इस ऑफिस में बैठे हैं, ये ऑफिस चाहे अभी 4-5 साल 5-1 साल पहले बना है, पर और चीज़ें ये हमारे पास 2 दशक पुराना ये हमारा होटल है। तमाम तरह के आप अब उनका भी आप पता कर लीजिए कि क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी उनके पास है, वो जब नगर पालिका के अध्यक्ष बने उसके बाद उन्होंने घर देखा, बार देखा, गाड़ियां देखी। तो सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति की इतनी बड़ी आशाओं पे तुषारपात हुआ है, उसका स्थानीय लोगों का बोलना बिल्कुल सही है कि वो व्यक्ति मानसिक संतुलन खो चुका है। और ऐसे व्यक्ति की बातों का जवाब देना मैं जिससे मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो उचित नहीं समझता उसकी बातों का जवाब देना। जी, एक और चीज़ उन्होंने आप पर आरोप लगाया था कि आपके जो अवैध धंधे हैं वो नहीं चल पा रहे हैं, इसीलिए आप बौखलाए हुए हैं और आपने पुलिस प्रशासन को इसमें लपेटने की कोशिश करी है। देखिए, हम बहुत छोटी सी जगह पे रहते हैं, ये बड़कोट है, वो है। ये यहाँ के स्थानीय जनमानस को पता है कि कौन अवैध वसूलियाँ करता था, किसका यहाँ पे चाहे होटल वाले हैं चाहे दुकान वाले हैं, कौन उनसे वसूली करता था। कभी किसी का खा के देना नहीं है। और अगर मेरा कोई अवैध धंधा था तो चलो, अगर ये हुआ है तो ये तो यहाँ की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं अवैध धंधा कर रहा था, और मैं इसके लिए पुलिस का शुक्रगुजार मानता हूँ कि अगर उन्होंने मैं कोई अवैध धंधा करता था वो बंद करा दिया है। और तो मुझे भी लगता है कि हाँ, निश्चित ही मेरा वो होना है कि हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जब मेरे कार्यकर्ता का उत्पीड़न होगा, पुलिस क्या मैं फौज से भी भिड़ जाऊँगा, चाहे वो सरकार हो, किसी से भी, जहाँ हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होगा उसके लिए हम हर किसी से भिड़ने के लिए और लड़ने के लिए तैयार हैं। ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो व्यक्ति लोगों के हिसाब से अपना मानसिक संतुलन जो खो चुका है वो कुछ भी आरोप लगा सकता है। वैसे उनका नेचर है, पहले वो अकेले नहीं है, उनका पूरे परिवार का ये वो है
कि वो सभी लोग ऐसे आरोप उनका अब कोई नया नहीं है। वो कभी भी जिसके वो पहले गाली देते हैं बाद में उसके पैरों में पड़ जाते हैं। तो देखिए वो तो वैसे बस मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी और वो जो हमारे बहुत बड़े नेता हैं मीडिया प्रभारी जो यमुनोत्री का विकास रोको प्रस्ताव जेब में लेके घूमते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इनको, क्योंकि इनकी सरकार है, जल्द से जल्द उनको कहीं ढंग के अस्पताल में लेके जाएं, क्योंकि लोग बहुत चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भाई चाहे कुछ भी एक पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन अगर बिगड़ रहा है तो वो सबकी जिम्मेदारी है कि वो व्यक्ति को भाई उसमें हम भी हैं, उनको दिखाना चाहिए, जिससे वो थोड़ा समाज के हित की बातें करें और समाज में रहने लायक रहें। जी, आपने चलो देहरादून का नारा दिया है, जनता को आपको क्या संदेश है, रमाई घाटी की जनता को? देखिए ये वीर तिलाड़ी की शहीदों की धरती है। यमुनोत्री विधानसभा के हमेशा एक इतिहास रहा है और इन लोगों ने, हम लोगों ने कभी अपनी उपेक्षा सहन नहीं करी है और इस यमुनोत्री विधानसभा की जो अनदेखी है इसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके पीछे चाहे हमें कितने भी आंदोलन करने पड़े, आज मुख्यमंत्री का घेराव है, कल अगर किसी और का भी करना पड़े, अगर सरकार नहीं चेती तो हम समय समय पर अब आंदोलन करेंगे और इसके लिए हमारी पूरा यमुनोत्री का जनमानस हमारे साथ खड़ा है, ये आपको प्रश्न दिख जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अभी हमारे साथ यमुनोत्री विधायक श्री संजय डोभाल जी मौजूद थे और तमाम तरीके की जो घटनाएं हैं उन पर उनसे प्रेरित होकर और उनसे आक्रोशित होकर विधायक जी ने चलो देहरादून का नारा दिया है, जो कि 22 सितंबर को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव होना है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।